सो हेलो एंड गाइस, वेलकम बैक क्लास 8। आपका ये एपिसोड में फिर से स्वागत है इस चैप्टर में। एंड दिस इज योर एपिसोड नंबर 9, जिसमें हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हमने मुगल्स में हमने 5 काइंड ऑफ पीढ़ीज के बारे में पढ़ लिया था। बाबर, हुमायूं, अकबर एंड उसके बाद जहांगीर और शाहजहां के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आगे हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। We mentioned earlier the frequent violent succession during the Sultanate period. This was repeated during the succession of Shah Jahan, who fell ill in 1657. तो अब जो हमने देखा था कि जब सल्तनत पीरियड थे उसमें जो सक्सेशन थे, यानी कि जो एक से दूसरे में जाते थे, उसमें जो सक्सेशन थे यानी कि एक से दूसरे में जा रहे थे उस टाइम पे वो सब क्या होता था, वहां सब में एक दूसरे को ही मार देते थे जिससे कि उनको गद्दी मिले, जिससे उनको थ्रोन मिले। बट इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि जो सुल्तनत में जैसा होता था, यहाँ पे कुछ वैसा सा हुआ। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो थे, है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो फिफ्थ थे, उस वो हो गए बीमार इन ईयर 1657 में। एंड उसने फिर अपने जो थ्रोन थी, अपनी जो गद्दी थी, उसने सोचा कि वो जाए दारा शिकोह, उसके जो सबसे बड़ा बेटा था उसके जाए दारा शिकोह को। बट जो दारा का जो छोटा भाई था, विच वॉज औरंगजेब, उसने उसको डिफीट कर दिया, है ना। दारा शिकोही बड़ा बेटा था शाहजहां का, और दारा शिकोही का छोटा भाई था औरंगजेब, जिसने उसको डिफीट कर दिया इन सीरीज ऑफ बैटल, इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम, प्रेजेंटिंग हिज सीवर्ड हेड टू देयर फादर। तो मतलब कि जैसे आपका दिल्ली सल्तनत में हुआ था कि राजा बनना है, मुझे राजा बनना है, तो जो राजा है मैं उसको मार दूंगा, तभी वो राजा बनेगा। By killing the king, they became the king, and वही चीज अब इधर भी हुई। अब औरंगजेब जो था, उसने देखा कि उसका बाप यानी कि उसका शाहजहां जो बाप था, वो पड़ रहा है बीमार, और उसने अपने भाइयों को एक एक करके उनको ठिकाने लगाया। हर एक के बारे में मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हर एक को ठिकाने लगाया। सबसे पहले दारा शिकोह, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बने, तो उसने क्या किया, दारा शिकोह के साथ बहुत जंगें लड़ी, बहुत बैटल्स लड़ी, एंड लास्ट में उसको मार दिया, और उसका कटा हुआ सिर अपने बाप के पास लेके गया कि भैया ये तो मर गया, तो उसको बनाना चाहता था। फिर औरंगजेब not only did this, but Aurangzeb also removed his two other brothers. He had one arrested and executed and drove the second into exile. मतलब कि उसने एक को पहले अरेस्ट किया और फिर मरवा दिया, और दूसरे को उम्र कैद काइंड ऑफ चीज करवा दी। To prevent further challenge to his rule, Aurangzeb imprisoned his own father Shah Jahan in the Agra fort, where he remained until his death. और उसको फिर इतना वो हुआ कि मैंने अपने बाप के तीनों चारों बेटों को तो मरवा ही दिया काइंड ऑफ। एक को उसने उम्र कैद में भेज दिया, बाकी दो को उसने, एक को अरेस्ट करवा के मार दिया, एक से लड़के मारवा दिया। अब जो उसको था कि भैया जो मेरा शाहजहां बाप अब बीमार पड़ रहा है, ये कुछ चाल ना चल रहे, तो उसने अपने ही बाप को जेल भी करवा दी, और उसने अपने बाप को आगरा फोर्ट में जेल में बंदी बना के रखा। और वो शाहजहां उसी फोर्ट में मर गया, उसी फोर्ट में रहा जब तक वो मरा नहीं। Aurangzeb crowned himself emperor in 1658 and named himself Alamgir. आलमगीर का मतलब है द कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे 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 संसार का राजा। एंड ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 49 years। तो उसका जो साल, उसने 50, ऑलमोस्ट 50, जो 50 से कम, 49 ईयर्स तक, अराउंड ऑफ 50, 49 ईयर्स तक उसने अपना राज किया। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हमने, अगर आप पढ़ोगे आगे, तो उसने और भी बहुत ही ऐसे घटिया घटिया काम कर रखे हैं। बट जो उसका स्टार्ट ही था वो इतना क्रूअल था। उसने, आप समझ सकते हो कि उसने अपने भाइयों को, अपने बाप को मरवा दिया काइंड ऑफ, क्योंकि बाप को जेल करवा दी, एक भाई को उम्र कैद करवा दी, एक को जेल करवा के मार दिया, और एक को तो मार ही दिया। Now we saw above that Delhi Sultanate average reign lasted about 9 years. अब जो दिल्ली सल्तनत का था उनका 9 years था। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वहां पे, कोई कोई ज्यादा देर तक बनता था, किसी को भूख लगती थी कि भैया अब मुझे राजा बनना है, तो उसने क्या किया, उसने जो राजा उस टाइम का था उसको मार के राजा बन गया। इसीलिए जो पीरियड था, यानी कि जो एवरेज रीजन था, यानी कि एवरेज रिंग था कि बंदे का कितना राज करा हुआ टाइम हुआ, तो वो था बस 9 साल। अब दिस फिगर became 27 years in the case of Mughal emperor up to Aurangzeb, and 16 years if we consider all Mughal rulers up to the end of the empire in the 19th century।
तो अब 19th सेंचुरी तक आके दे डिड व्हाट वाज, उन्होंने क्या किया, मतलब पहले औरंगजेब से तक जो था वहां पे 27 साल, ये भी 49 ईयर्स कम तो नहीं है, 49 ईयर्स तक इसने राज किया, बट इससे तक लेकर के 27 ईयर्स एवरेज था। और इसके बाद और भी ज्यादातर हम सारे रूलर्स को मिलाएं तो सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स तक ही ये चला। एंड एट लास्ट एम्पायर का एंड हुआ 19th सेंचुरी में। ओके, next, Aurangzeb, skilled in military matters, conducted many campaigns, conquering part of the south in particular. तो उसने बहुत सारे मिलिट्री मैटर्स करे और कैंपेन्स करे जिससे कि उसने साउथ का बहुत पार्ट अपने जब्त में लिया। अंडर हिज reign, the Mughal Empire reached its greatest expansion. उसी की राज में, औरंगजेब के राज में जो मुगल एम्पायर था वो सबसे ज्यादा एक्सपैंड हुआ। Through constantly faced with significant rebellions, some of which we will turn into next section, बहुत सारे उसके राज्य में वो भी आए, क्या, रेबेलियन, जो उसके विरुद्ध गए, बट उनके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। औरंगजेब had to spend the last 25 years of his life fighting war after war in the Deccan. डेक्कन में जो आखिरी 25 साल थे औरंगजेब के, वो ऐसे ही निकले, उसने जो लड़ाइयाँ करी वो दक्कन में करी, उसी के उसमें निकले। Maintaining large armies for those campaigns depleted the empire treasury and put a great strain on the administration. Indeed, this is often considered one of the key factors in the rapid decline of Mughal power after Aurangzeb's death in 1707. जो मुगल पावर थी वो धीरे धीरे उसकी जड़ें होती रही कमजोर आफ्टर द औरंगजेब की डेथ जब हुई 1707 में। उसके बाद जब मुगल जो इन्होंने अपनी पूरी जड़ें बसा ली थी वो धीरे धीरे कम क्यों हुई, क्योंकि ये जो 25 साल तक वो लड़ते रहे, तो जितनी भी पैसा था, जितने भी लोग थे, सारी आर्मी कहाँ लग रही थी, उसमें। तो पूरा का पूरा जो आपका ये था राज्य था, उसका सारा पैसा लग रहा था आपका इन सब चीजों में। और इसलिए, और वो जब धीरे धीरे खत्म ही होता है, पैसा तो पेड़ पे उगता नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ खत्म होने लगा, और औरंगजेब के बाद धीरे धीरे ये सब खत्म होने के चलते दिस वाज वन ऑफ द की फैक्टर, एक मेन फैक्टर जिससे कि ये मुगल पावर का डिक्लाइन हुआ। Aurangzeb, who belonged to Islam's Sunni section, was deeply religious. He led an austere life and, unlike Akbar, observed all religious rituals and occasions. मतलब कि जैसे अकबर जो था वो तो स्टार्टिंग में नहीं चाह रहा था ऐसा कुछ हो, मतलब कि he didn't wanted to observe any kind of stuff like this. बट जो औरंगजेब था वो सुन्नी मुस्लिम था, सुन्नी इस्लाम था, like there is two I guess, तो वन ऑफ इट इज सुन्नी इस्लाम में, तो बहुत ही रिलीजियस आदमी था। He led a very austerine life. Austerine का क्या मतलब होता है? You might be wondering. So austerine नहीं, सॉरी, austere, austere का मतलब है बहुत ही सिंपल लाइफ उसने जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइफ कह सकते हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ या सीरियस लाइफ उसने जी। एंड अकबर की, जैसे अकबर बहुत ही इन सबको ऑब्जर्व करता था, अकबर नहीं करता था, उसने इन सबको ऑब्जर्व किया। एंड ही ग्रेजुअली बैन प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड एज अन-इस्लामिक, such as music and dance in his court, and reimposed the jizya tax on non-Muslim as well as the pilgrim tax on Hindus traveling to their sacred faith, both of which has been abolished by Akbar. अब जो अकबर ने, जो आपको मैंने बताया हुआ था पहले उसमें ही, आई माइट गो बैक इफ यू वांट टू, जिजा टैक्स उसने फिर से लाया, यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज थी जिस पे टैक्स लग रहा था वो फिर से टैक्स लगेगा। एंड प्लस जो अकबर ने दो वो फोर्ट आपके, एक मेरे ख्याल से कहाँ है, अब ना मुझे पता भी नहीं है, हाँ, हाँ ये रहा। सो नहीं नहीं, ये तो दूसरा है, आई डोंट रिमेम्बर मे बी। मतलब जो उसने जो पिलग्रम जहाँ पे जगह जो हिंदूज की थी, वहां पे भी जाने में जो लोग जाते थे उन पे टैक्स लगाया। ठीक है, और जो जिज़ा टैक्स है, यानी कि जितनी भी नॉन मुस्लिम चीजें हो रही थी उस पर टैक्स लगाया, यानी कि जो भी ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम चीजें कौन करेगा, ये मुस्लिम नहीं होगा। तो इसीलिए उन सारी चीजों पे जो मुस्लिम नहीं है लोग उन पे टैक्स लगा डायरेक्टली। और जो इस्लाम के विरुद्ध था, जैसे कि गाना बजाना नाचना, वो सब भी उसने अपने दरबार में बंद करवा दिया। ठीक है, ये है उसका दरबार औरंगजेब का, विच औरंगजेब इज दिस, जिसने अपनी बाजू में एक हॉक पकड़ी हुई है, with one of his sons standing in front of him. एक उसका बेटा है इनमें से। This is a 17th century painting. Some scholars argue that Aurangzeb motives were primarily political. यानी कि जितने भी उसके मोटिव्स थे वो पॉलिटिकल थे। अच्छा,
They also give examples of grants and assurance of protection he gave to some temples. उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादातर पॉलिटिकल थी, क्यों? क्योंकि वो अपने रीजन में, अपने एम्पायर में डोमिनेंस चाहता था। एंड उसने एग्जाम्पल, बहुत लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए कि उसने बहुत ज्यादा पैसे भी दिए हैं और प्रोटेक्शन भी दी है बहुत ज्यादा टेम्पल्स को, मंदिरों को। While politics did play a part in his decision, Aurangzeb's own firemen's edicts make his personal religious motive clear too. In 1669, for instance, he ordered governor of all province to demolish school and temples of the infidels and put down their teaching and religious practices. अब this will be very like हार्ट ब्रेकिंग और समथिंग, कि अब जो ये समझा हमने कि अच्छा जी औरंगजेब इस सबको भी प्रोटेक्शन भी देता है, बट अब पॉलिटिक्स है जी, तो पॉलिटिक्स में ये सब तो होगा ही। तो पॉलिटिक्स डिड प्ले हिज गेम, और उसने, औरंगजेब ने अपना पर्सनल जो रिलीजन मोटिव था वो भी क्लियर कर दिया। बाय डूइंग व्हाट, उसने सारे ही सारे 1669 में सारे गवर्नर को बोला कि सारे के सारे स्कूल्स और मंदिर तोड़ दो, जो भी इन्फिडल्स, जो भी दूसरे रिलीजन के लोग के हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए। और वहां पे उनकी जो टीचिंग थी, उनके जो वो थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो लिखी जाए। टेम्पल्स एट बनारस, जो कि आज वाराणसी है, मथुरा, सोमनाथ और बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए थे। एज वेल एज जो जैन टेम्पल्स थे और सिखों के गुरुद्वारों को भी तोड़ दिया गया था। This aspect of Aurangzeb was visible in his persecution of Muslims of other sections, including Sufis and of Zoroastrians, the religion of Parsis in India, originally from Persia. तो ये एस्पेक्ट है विजिबल था, जो उसकी परसिक्यूशन थी मुस्लिम के अदर सेक्शन जो था मुस्लिम का, उनसे भी, जो सूफीज थे उनसे भी, और जो जोरस्ट्रीन यानी कि जो भी पारसी लोग हैं, है ना, लाइक जो ऑब्वियसली जो पर्शिया से ओरिजिनली है, उनको जो इंडिया में पारसी कहते हैं ना, पारसी लोग, तो वो सारे लोग भी एज इन उनसे मतलब कि वो उनसे भी कुछ वो करता था। उसके ये परसिक्यूशन मतलब कि ऐसे इट वाज काइंड ऑफ बेइज्जती, हरासमेंट उनकी करता था, अत्याचार काइंड ऑफ उन पे करता था। ये सब उनसे भी करता था, मतलब नॉट ओनली जो दूसरे रिलीजन के थे। तो मुस्लिम में अदर सेक्शन जो आते थे वो सुन्नी के अलावा सूफीज और इन सब में। In his last letter to two of his son, Aurangzeb wrote, I came alone and I'm going away alone. I know not who I am and what I have been doing. अब उसने अपने आखिरी लेटर जो अपने दो बच्चों को लिखे, उसने लिखा कि मैं अकेला ही आया था और अब अकेला ही जा रहा हूँ, और मुझे पता है नहीं है कि मैं कौन हूँ, बट मुझे पता है मैं क्या करते रह चुका हूँ। I have not done well for the country and the people of the of sorry, I have not done well for the country and the people, and of the future there is no hope. उसने कहा कि मैंने कंट्री के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, ना उनके लोगों के लिए कुछ अच्छा किया, एंड अब आगे के फ्यूचर में भी कोई भी उम्मीद नहीं है। आई वॉज हेल्पलेस एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस। उसने कहा मैं मजबूर था, मेरे हाथ बंधे थे, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा था, आई वॉज हेल्पलेस, और अब भी मैं जा भी रहा हूँ तो आई एम हेल्पलेस। तो मतलब जो है सारी लाइन का, जो उसने अपने बच्चे को लिखा कि ही वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी विद हिज ओन रूल, है ना, कि उसने कहा मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, बच्चा होता अकेला है और मरता भी बंदा अकेला ही है। उसने कहा कि मेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, बट मेरे को पता है मैं क्या करते हुए आ रहा हूँ, है ना, और उसने कंट्री के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, ये भी उसने अपनी बातों पे मान लिया, है ना। दिस व्हाट लाइन सेज अबाउट दिस, ठीक है, कि आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ही वॉज हेल्पलेस, एंड अब भी वो जाते वक्त भी ही इज हेल्पलेस। Some of the invaders and rulers mentioned above committed terrible deeds and atrocities. Many more could have been mentioned, as the note on history's darker chapter on page 20 makes clear. We must keep in mind that this is about the people in the past, not people of today. We need to know the facts of the past, and victims of those atrocities deserve our respect and remembrance. But it is important to keep in mind that we today bear no responsibility for actions on individual hundreds of years ago. मतलब कि कुछ इन्वेडर्स और रूलर ने मेंशन कर रखे हैं कि सारे जो डार्क और चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, हमें पढ़ने चाहिए, हमें याद करने चाहिए, और जिनके खिलाफ ये सब हुआ है हमें उनको भी देखना चाहिए, उनको भी रिमेम्बर करना चाहिए, उन पे थोड़ी दया दिखानी चाहिए, उनकी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। और ये आज के नहीं है, नॉट ऑफ प्रेजेंट टाइम बट दिस इज ऑफ पास्ट। तो इसलिए हमें इन सबसे कुछ सीख लेना चाहिए और हमें आगे कुछ ना करें। अब हम इसको देखेंगे। तो गाइस, इसी के साथ मुगल कम्स टू एन एंड।
जिसमें हमने मुगल में हमने बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, देन औरंगजेब की में जो भूख थी वो, यहाँ तक हमने औरंगजेब तक पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि कैसे मुस्लिम मुगल्स की रेजिस्टेंस हुई। रेजिस्टेंस टू द मुगल्स यानी कि मुगल्स को कैसे रोका गया। और इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, ये हम अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, which is a very small part. Maybe should I do it right now? I'll just check the time because I guess so we can do it right now. So हम थोड़ा बहुत पोर्शन अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू द मुगल्स का हम इसी एपिसोड में कर लेंगे खत्म। बहुत ज्यादा हमने रिबेलियंस देखे मुगल पावर की, स्पेशली अब हम बात करेंगे उन रिबेलियंस की। ओवर द सेंचुरी मेनी पीजेंट्स कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ही जो फार्मर कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत इसके विरुद्ध खड़े हुए। वन सच केस तो ज्यादा 17th सेंचुरी में इन्वॉल्व जाट पेजेंट्री, जो कि अभी के टाइम पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में आता है, who managed to kill an oppressive officer of the Mughal administration। जो जाट पीजेंट्री थे यानी कि जो जाट फार्मर्स थे, उन्होंने एक मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिसर को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो उनपे कर रहा था, तो मतलब उनपे थोड़ा ऑपरेशन कर रहा था, उनपे वो कर रहा था कि भैया यू आर लाइक सर्वेंट टू अस, तुम ये हो तुम वो हो। तो उसी उसमें ऑपरेस कर रहा था उनको, एंड दे मैनेज टू किल हिम। In a subsequent battle, 20,000 men confronted the Mughal army and fought valiantly, but their Jat leader was killed and the rebellion suppressed। तो मतलब कि 20,000 लोग गए भी थे मुगल आर्मी से लड़ने और उन्हें अच्छे से लड़ाई करी, बट जो उनका जाट लीडर था उनको मार दिया गया। और फिर जो रेबिलियन थे उनको थोड़ा शट कर दिया, यानी कि दो सप्रेस, यानी कि उनको लाइक बंद करवा दिया गया। बहुत ज्यादा मेनी ट्राइबल ग्रुप जैसे कि द भील्स, द गोंड्स, द संथाल्स एंड द कोट्स फॉर इंस्टेंस आल्सो फाउट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू एनेक्स देयर टेरिटरी और इम्पोज टैक्सेस ऑन देम। जो ट्राइबल पीपल थे उन वो भी लड़े कि हमारे रीजन में क्यों आ रहे हो या हमारे पे टैक्स क्यों कर रहे हो, ठीक है। while some of these groups were subdued, यानी कुछ कुछ जो ग्रुप्स थे उनको सबड्यू कर दिया गया और ग्रेजुअली integrated into Delhi Sultanate or the Mughal empires. Others, especially those inhabiting forest, hilly or remote region, managed to maintain some degree of independence। तो कुछ कुछ जो ग्रुप्स थे उनको सबड्यू कर दिया गया। और क्या हुआ? और क्या हुआ कि उन लोगों को एज इन बांट दिया गया कि कोई दिल्ली सल्तनत में पहुंच गया, कोई कोई मुगल एम्पायर में आ गया, ठीक है। बाकी जो लोग थे बाकी जो लोग थे ना, जो कि एज इन थोड़े एज इन रिमोट एरिया में थे, फॉरेस्ट रीजन मान लो या थोड़ा ऊपर वाला रीजन इन द केस ऑफ हिली रीजन मान लो, उस रीजन के लोगों को उसने छोड़ दिया। छोड़ इन द सेंस क्योंकि वो रीजन टेरेन ही ऐसा था, तो दे कुडंट हेल्प, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंजॉय करी। आगे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आता है एक बॉक्स, दिस इज ऑफ योर रानी दुर्गावती। So Rani Durgavati is remembered as a valiant queen of the Gada kingdom, one of the Gond kingdom in the central India, central India में kingdom था। From all accounts, she ruled wisely and made her kingdom prosperous. She kept an army of 20,000 soldiers and 1,000 elephants, which she repelled several attempts invasions। यानी कि ये रानी जो थी ये गढ़ा किंगडम से थी, जो सेंट्रल एशिया इंडिया में पड़ता था, एशिया के ना। और उन्होंने अपना किंगडम बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही फुलाया, मतलब बहुत इन द सेंस अच्छा करा। एंड इनकी आर्मी में 20,000 सोल्जर्स थे और 1,000 हाथी थे। जी हाँ, 1,000 हाथी थे। और इन्होंने बहुत ज्यादा जो अटेम्प्ट्स हुए लोगों के इनको इन्वेजन कि इनका रीजन लेने में, उसमें इन्होंने सारी अटेम्प्ट्स को रिपेल किया, हटाया, ठीक है। एंड प्लस साथ ही साथ जो जनरल थे, जो भी अकबर ने अटैक करवाने के लिए भेजे थे, despite being outnumbered and outmatched in weaponry, she led her troops and fought bravely। मतलब obviously मुगल ज्यादा थे नंबर में, बट देन ऑल्सो उन्होंने फिर भी अच्छी लड़ाई लड़ी। Wounded, she took her own life on the battlefield to avoid capture। उन्होंने अपनी ही जान ले ली कि भैया कोई मुझे कैप्चर ना कर पाए। She was only 40 and her sacrifice became a symbol of regional pride and resistance, and she is still revered as a heroic figure in Indian history।
तो इनको एज इतनी कम उम्र में इन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, तो इसीलिए कहते हैं ना कि वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसे ही ये भी एक ऐसी हस्ती बन गई, एक ऐसी हीरोइन बन गई, ऐसी एक इंडियन हीरोइक फिगर बन गई हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने अपने खून से इस हिस्ट्री को साचा किया। है ना, ये थोड़ी बहुत डायलॉग लग रहे होंगे आप लोगों को, बट इट इज व्हाट इट इज। और इसी के साथ हमारा ये जो थोड़ा था चैप्टर का ये वाला पोर्शन भी खत्म होता है। एंड अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे द सर्च ऑफ राजपूत शुरू, नेक्स्ट में करेंगे। अब आई कंप्लीट दिस आगे में चैप्टर में, विच विल बी योर एपिसोड नंबर 10 एंड मोर फर्दर। एपिसोड 10 तो अभी हो गया, एपिसोड 10 प्लस तो आएंगे ही आएंगे बच्चे। दिस वोंट बी द लास्ट, नेक्स्ट वोंट बी द लास्ट chapter episode. So be ready for it. It will be a long journey with this chapter. We'll meet you all soon in the very next episode with Surge of Rajput. Till then, bye bye and thank you all.